हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का जैव प्रक्रम। आज हम पढ़ेंगे, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? मनुष्यों में पोषण पढ़ रहे थे, मानवों में परिवहन पढ़ रहे थे, मानवों में उत्सर्जन और श्वसन की प्रक्रियाओं को पढ़ रहे थे। आज हम ये देखते हैं कि पौधों में भी क्या ये प्रक्रियाएं होती हैं, और होती हैं तो कैसे होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो ये थोड़ा सा ये चैप्टर के अंत में दिया हुआ है पौधों के संबंध में भी, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। तो पौधों में पोषण पोषण कैसे होता है? पोषण मतलब भोजन का बनना, है ना। इनमें पौधों में भी भोजन बनता है। कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप। आप जानते होंगे थोड़ा बहुत 10वीं की कक्षा में, इसमें 9वीं में भी पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप। श्वसन, इनमें भी भोजन जो बनता है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनता है, उसका टूटना। श्वसन में उसमें क्या देखे थे हम कि ग्लूकोज टूटा था और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटा था और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई थी, वो निर्माण हुआ था। उसी तरह से यहाँ भी श्वसन की प्रक्रिया पौधों में भी होगी। यहाँ भी भोजन टूटेगा और ऊर्जा बाहर निकलेगी, और फलस्वरूप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती। परिवहन, परिवहन से अर्थ क्या है कि पदार्थों का एक जगह से दूसरा जगह तक लेकर जाना। तो इसमें भी जल, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है जल है, उसका परिवहन कहाँ से होगा? जड़ से, तने से होते हुए पत्तियों तक पहुँचना जरूरी है। तो उसके लिए भी कुछ विशेष संरचनाएं पादपों में पाई जाती हैं। पर फिर पत्तियों में जो भोजन बन गया है उसको एक जगह से दूसरी जगह वापस, माने पौधे के हर भाग में पहुंचाने के लिए, तने में, जड़ में आदि में और पत्तियों में, अन्य शाखाओं में पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं इनमें भी पाई जाती है परिवहन के लिए। ठीक है, तो इनमें भी परिवहन की प्रक्रिया होती है। जिस तरह से हमारे में धमनी और शिरा पाए जाते हैं, उसी तरह से इनमें भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं विशेष प्रकार की, जिसकी वजह से परिवहन की प्रक्रिया पूरी होती है, प्रक्रिया पूर्ण होती है। उत्सर्जन, तो इनमें भी कुछ उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है कि जिन जो भी, जैसे कि यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, वो जरूरी है, हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, उनको कहाँ से बाहर निकालेंगे? तो उसके लिए, बाहर निकालने के लिए इनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, और वो छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्तियों में, तनों में, जड़ों में छिद्र पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से जो उत्सर्जन किया गया ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है। तो वही ऑक्सीजन फिर हम सांस के द्वारा लेते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या पाया जाता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों की संरचना को यदि काट कर देखा जाए तो इस तरह से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं गौर से देखने पर, और दोनों तरफ से ये छिद्र है, ये रंध्र कहलाता है। ठीक, रंध्र पाया जाता है जो दो सेम के बीच के आकार की रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल के द्वारा घिरा रहता है। रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल, इसको क्या कहते हैं? गार्ड सेल के द्वारा घिरा रहता है। कौन? रंध्र या स्टोमेटा। इसको क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। जो किसके द्वारा घिरे रहते हैं? गार्ड कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। और इसके चारों तरफ फिर सहायक कोशिकाओं का और समूह पाया जाता है। इस तरह से ये सहायक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये क्या है? सहायक कोशिकाएं, एसेसरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं, ठीक है, या एसेसरी सेल्स। अब इन गार्ड कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं में विशेष प्रकार के हरे रंग के पदार्थ पाए जाते हैं। ये कहलाता है लवक या प्लास्टिड्स। लवक या इनको कहेंगे प्लास्टिड्स। ठीक है, और यही प्लास्टिड्स जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके यहाँ पर पौधों के भोजन बनाने में सहायक होते हैं। पौधों के भोजन बनाने में सहायक होते हैं। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? गार्ड कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं। और ये गार्ड कोशिकाएं, रक्षक कोशिकाएं कहाँ हैं? रंध्रों को घेर कर रखी हुई हैं। तो रंध्र यानी स्टोमेटा को घेर कर रखी हुई हैं। तो स्टोमेटा के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ पहुँचेंगी?
गाढ़ कोशिकाओं में उपस्थित लवक में, और उसके फलस्वरूप फिर इसके पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण हम और विस्तार से पढ़ेंगे। पहले ये रंध्रों के देख लेते हैं। रंध्र के द्वारा, रंध्र या स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य है। स्टोमेटा का क्या मुख्य कार्य है? एक तो है स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा गैसों का परिवहन किया जाता है। पहला कार्य क्या है? गैसों का परिवहन। जैसे श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में भी गैसों का परिवहन श्वास नलिकाओं के द्वारा होता था, वैसे ही इनमें गैसों का परिवहन किसके द्वारा हो रहा है? रंध्रों या स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है। और दूसरा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। रंध्र के द्वारा कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये तो उत्सर्जन से भी आप रिलेट कर सकते हैं और श्वसन से भी। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसमें क्या होता है कि अतिरिक्त जल जो है पौधे के शरीर में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बना हुआ अतिरिक्त जल है शरीर का, वो किसके द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये प्रश्न आता भी है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? पौधों के शरीर से जल जो है अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना रंध्रों के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा, वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि स्टोमेटा या रंध्रों के द्वारा अतिरिक्त जल का बाहर निकलना है ना, अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया उत्सर्जन से रिलेटेड। एक तो गैस वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जल जो है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो वाष्प के रूप में बाहर निकलते ही इसके शरीर में जल की कमी होगी, और यह जल की कमी जो है वो एक कोशिका से, पत्तियों की कोशिका से तनों में, तनों से जड़ में, जड़ की कोशिकाओं तक पहुंचता है। वह कमी जो है वो जल की कमी एक खिंचाव के रूप में पैदा होता है, और जड़ से फिर जल जो है वो इस तरह से यहाँ पर जब ये वाष्प पानी के रूप में जब बाहर निकल जाता है जल, तो यहाँ से क्या होता है? ये कमी जो है, यहाँ पर कमी की सूचना एक कोशिका से दूसरी कोशिका, पत्ती से तने, और तने से फिर जड़ों की कोशिकाओं तक पहुँच जाता है, और फिर जड़ जो है वो जल को अवशोषित करने लगते हैं, और एक वाष्पोत्सर्जन खींचाव उत्पन्न होता है, और जड़ से पौधे के तनों और पत्तियों तक जल जो है वो पहुंच जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगा तभी जो है वो जल जो है जड़ से ऊपर की ओर आएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगी। तो एक तो रंध्र किसे कहते हैं, ये प्रश्न बनेगा। तो रंध्र या स्टोमेटा किसे कहेंगे? पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं रंध्र या स्टोमेटा, जो गाढ़ कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। इनका मुख्य कार्य है गैसों का परिवहन और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होना। तो ये हो गया, ये प्रश्न पूछता है। उस रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों की, कुछ पत्तियां जो होती हैं ऊपर और नीचे से एक समान होती हैं। जैसे आप घास की पत्ती देखेंगे, मक्के की पत्ती देखेंगे, तो उनका इस तरह से ये दिशा होता है। पत्ती घास या मक्के की पत्ती या धान की पत्ती, जो एक बीज पत्ती पौधे की पत्तियां जो होती हैं ऊपर और नीचे से दोनों एक समान कलर की होती हैं। तो रंध्रों का वितरण दोनों में समान तरफ से होता है, और इनमें रंध्रों का वितरण समान होता है, और इन पत्तियों को कहते हैं समद्विपार्श्व। और कुछ पत्तियां होती हैं इस तरह से। आम की पत्ती आप देखेंगे, पीपल की पत्ती देखेंगे, तो ये क्षैतिज रूप से रहती है। तो क्षैतिज रूप से रहेंगी तो ऊपर की ओर क्या होता है? रंध्रों की संख्या कम होती है, ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो, जल की हानि कम हो, और नीचे की ओर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। तो ये तो आपको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ ये लिखिए कि रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। निचली सतह पर इनकी संख्या अधिक होती है, ऊपरी सतह पर कम होती है, और इनके द्वारा गैसों का परिवहन और वाष्पोत्सर्जन दो मुख्य कार्य है रंध्र का। ये किससे रिलेटेड है? पौधों में पाए जाने वाले उत्सर्जन की क्रिया के रिलेटेड है। अब इनमें पाया जा रहा है लवक या प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। तो लवक किसे कहते हैं और लवक का क्या कार्य है, तो वो किससे रिलेटेड है? लवक में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसकी वजह से फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या पोषण की क्रिया इसमें संपन्न होगी। तो लवक के बारे में पूछता है। तो लवक इस तरह से, लवक कहाँ पाया जा रहा है? रंध्रों की गाढ़ कोशिकाओं में पाया जाता है। हरे रंग का संरचना है, इस तरह से दोहरी भित्ति वाला संरचना है।
ये इस तरह इसका दिया हुआ है, आपकी किताब में भी दिया होगा। ये दोहरी भित्ति की संरचना पाया जाता है। एक एक लवक को यदि खोलकर देखें तो इस तरह से संरचना दिखाई पड़ेगा। इसमें दो भाग होता है मुख्य। इस तरह से सिक्के का ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है ग्रेना। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ग्रेना। ठीक, और इन्हीं के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। सूर्य का प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। ठीक, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जल को तोड़कर, जल को OH और O2 है ना, जल के टूटने के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलता है और ग्रेना में। उसके बाद जो ग्रेना के बाहर के चारों तरफ जो पदार्थ पाया जाता है वो कहलाता है स्ट्रोमा, है ना। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहा जाता है। ये आपकी बुक में जो भी दिया होगा आप फॉलो कर लीजिए। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये लवक में दो मुख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, एक तो ग्रेना और दूसरा स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या होता है? एक तो पानी जो है वो टूट कर क्या बनाता है? पहले ऑक्सीजन गैस को बाहर करता है, जल के टूटने के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और वो दूसरा स्ट्रोमा में किसका निर्माण होता है? स्टार्च का निर्माण होता है। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी के द्वारा फिर क्या निर्माण होता है? स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से देख लेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो अभी लवक क्या है? लवक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों की गाढ़ कोशिकाओं में पाए जाने वाला द्विस्तरीय झिल्ली युक्त संरचना है, जो कि दो भागों में बटा होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या होता है कि प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? स्टार्च का निर्माण या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया लवक की संरचना। जो आगे हम देखने वाले हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो अब प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण परिभाषा देख लेते हैं पहले। प्रकाश संश्लेषण माने पौधों में स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण मतलब किसी भी चीज का बनाना। संश्लेषण माने किसी भी चीज का बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो पत्तियों में जो हरे भाग होते हैं, है ना, मुलायम तने हैं, पत्ती हैं, उन हरे भागों में ये क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में उन छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के अंदर या रंध्रों के अंदर में क्या पाए जा रहे हैं? रंध्रों के अंदर लवक पाए जाते हैं। और इन्हीं लवक में, है ना, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो संश्लेषण मतलब सरल पदार्थ से पहले जटिल पदार्थ में, है ना, सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ को बनने की क्रिया को संश्लेषण कहते हैं। और वो यदि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में आप ये लिखेंगे कि हरे पेड़ पौधे, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि संश्लेषण मतलब सरल प्रकार के पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। और यदि प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। तो अब पौधों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है? लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर और जोड़ लीजिए, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है ना, बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण का सूत्र देख लेते हैं हम। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ये कि ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी पड़ेगी और सूत्र लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, तो हम क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, है ना, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। एक तरफ ऊपर लिखिए सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, और इधर लवक या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, लवक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6, और क्या निकलता है बाहर की ओर? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। इसका समीकरण क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण का ये समीकरण है। तो आप परिभाषा लिखेंगे, फिर समीकरण लिखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर कार्बोहाइड्रेट और की बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जितनी मात्रा में जल उपयोग होता है, उतने ही उसकी आधी मात्रा जो है एक और जल भी बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें तो जितना मात्रा में जल हम यूज करते हैं उसका आधा जो है यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जितनी मात्रा में जल उपयोग होता है उसका आधा जो है यहाँ पर बाहर निकल जाता है। 6H2, हम 12H2O जल के अणु यहाँ पर लेते हैं तो 6H2O जल का अणु भी बाहर निकलता है। तो ये आप एक प्रश्न याद कर लेना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, परिभाषा और उसका समीकरण। C6CO2, 12H2O, सूर्य का प्रकाश और लवक, और उसके फलस्वरूप क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। ये लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, है ना, प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसका साइन, ये गैस बाहर निकल, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और पानी बाहर निकलता है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब पौधों में पोषण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, है ना, जो पौधे स्वयं बनाते हैं, और परपोषी यानी परजीवी पौधे जो खुद भोजन नहीं बना सकते और दूसरे उस पर निर्भर रहते हैं। जैसे कीटभक्षी पौधा है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वो कीटों पर निर्भर रहता है। कीट उसके इस तरह से ढक्कन के रूप में होता है, कलश की जैसे संरचना होती है, पत्ती जो है वो, और इसमें एक ढक्कन होता है। कीट जैसे ही आकर यहाँ पर बैठता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा जो है वो अंदर की ओर आता है और यहाँ पर उस कीड़े को पचाकर उसके द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार के पौधे क्या कहते हैं इनको परजीवी पौधा कहेंगे, और पोषण क्या कहलाएगा? परपोषी पोषण कहलाएगा। तो स्वपोषी में हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और परपोषी जो है वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया पोषण की प्रक्रिया। पौधों में देखिए, दिन में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे श्वसन की इसमें इनमें भी श्वसन की प्रक्रिया होगी। श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग कर लिया जाएगा। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे के शरीर के अंदर बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ प्रयुक्त हो जा रहा है? श्वसन के फलस्वरूप बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जा रहा है, और स्टार्च का निर्माण होगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो कुछ मात्रा में यहीं पर ऑक्सीजन गैस कुछ मात्रा में श्वसन की प्रक्रिया के लिए यूज हो जाता है, और फिर भोजन टूटता है और फिर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग कर लिया जाता है। तो यह चक्र चलता रहता है। लेकिन रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है,
तो क्या होगा, बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रंध्रों में जमा रहता है और इस रिस्क बाहर आता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला रहता है वो यूज नहीं हो पाता है और बाहर की ओर निकल जाता है वातावरण में, जिसके कारण वातावरण थोड़ा प्रदूषित रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि रात के समय में पेड़ के नीचे में नहीं सोना चाहिए। तो ये हो गया पोषण और श्वसन की प्रक्रिया, और उत्सर्जन भी हो गया यहीं पर कि रंध्रों के द्वारा गैसों का परिवहन हो रहा है और उत्सर्जन हो रहा है। अब आता है परिवहन। तो बना हुआ जो भोजन है, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन गया, वो भोजन जो है वो भोजन बनने के लिए एक तो जल का ऊपर की ओर आना जरूरी है, और बना हुआ भोजन का नीचे सब तनों में और जड़ों में पहुंचना जरूरी है। तो उसके लिए पाया जाता है परिवहन की प्रक्रिया। तो पौधों में परिवहन विशेष प्रकार की संरचनाएं ऊतक के द्वारा होता है, जटिल ऊतक के द्वारा, और उन ऊतकों को कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। उन ऊतक को क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। उत्तर प्रश्न पूछता है इसको कि पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर अक्सर पूछता है, तो अंतर के रूप में हम देख लेते हैं कि जाइलम जो होते हैं वो जल और खनिज लवणों को नीचे से जड़ से ऊपर तने और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो इसको अंतर साथ साथ करते हुए याद कर लेते हैं। जल एवं जाइलम क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों को नीचे से जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम क्या करते हैं? पत्तियों में बने हुए भोजन को सभी दिशाओं में फैलाते हैं। सभी दिशा का अर्थ क्या है कि पत्तियों और शाखाओं, पत्तियों और तने, और तने से नीचे जड़ तक पहुंचाने का कार्य, अर्थात सभी दिशाओं में। जाइलम माने जाना, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना या जाना, और फ्लोएम मतलब फ्लो होना, चारों दिशाओं में फ्लो होना। तो वो इससे आप याद रख सकते हैं कि जाइलम माने जाना और फ्लोएम माने फ्लो, बहना चारों तरफ, है ना। फ्लोएम माने फ्लो माने बहना होता है, तो बहना मतलब चारों तरफ जाना। तो ये ट्रिक याद करने के लिए है आपको, बाकी आप लिखेंगे इस तरह से, जल एवं खनिज लवणों का, जल एवं खनिज लवणों का जड़ से पत्तियों तक पहुंचाए जाने, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जाइलम क्या करते हैं? जड़ एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, या परिवहन करते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं? पत्तियों में निर्मित, आप लोग लिखते जाइए, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट को, है ना, भोज्य पदार्थ को तनों, शाखाओं और जड़ों तक पहुंचाते हैं। तनों, पत्तियों, शाखाओं एवं जड़ों तक पहुंचाती हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है? जाइलम की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं, ये मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं या मृत होती हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती हैं? फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये आप याद कर लीजिए, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि ये वाहिनियों एवं वाहिकाओं की बनी होती हैं। वाहिनियों एवं वाहिकाओं की, जाइलम किसकी बनी होती है? वाहिनियों एवं वाहिकाओं की बनी होती हैं। याद कर लीजिए, इसको अच्छे से लिखते जाइए, बनी होती हैं। और ये किसकी बनी होती हैं? चालनी कोशिकाओं की बनी होती हैं। चालनी कोशिकाओं की बनी होती हैं, याद करना होगा आपको, चालनी कोशिकाओं की बनी होती हैं। चौथा अंतर हम ये देखते हैं कि अब देखिए, जाइलम जो है वो जड़ से ऊपर लेकर जा रहा है, तो इसमें प्रवाह क्या होता है? प्रवाह या संवहन एक ही दिशा में होता है ना। जल का संवहन एक ही दिशा में
यानी नीचे से ऊपर की ओर, आप लिख सकते हैं इसको, नीचे से ऊपर की ओर होती है, एक ही दिशा में होती है, लिख लीजिए। और इसमें आप लिखेंगे प्रवाह सभी, संवहन सभी दिशा में होता है, संवहन सभी दिशाओं में होता है। ठीक है, संवहन सभी दिशाओं में होता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, नीचे से ऊपर खींचने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आप लिख लीजिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या अंतर है? जल एवं खनिज लवणों का पत्तियों, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करती है, और फ्लोएम किसका करती है? पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों को सभी दिशाओं में पहुंचाती है, सभी शाखाओं और जड़ों तक पहुंचाती हैं। ये इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं जाइलम की, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम वाहिनियों और वाहिकाओं की बनी होती है, जबकि फ्लोएम जो होती है वाहिकाओं के साथ साथ चालनी कोशिकाओं की भी बनी होती हैं। इनमें संवहन एक ही दिशा में होता है, जड़ से ऊपर पत्तियों तक, और इनमें संवहन सभी दिशाओं में होता है। इनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जाइलम में, जबकि फ्लोएम को संवहन के लिए ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जैव प्रक्रम का पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन। तो अब तक हम मानव में देखे थे, आज पौधों में देख लिए हैं। ये है, ये अध्याय जो है वो अब कंप्लीट होता है।